हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं यूनिट 4 का। और ये जो लेक्चर का हमारा टॉपिक है ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो आपके सिलेबस का टॉपिक है ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पर बेस्ड है। इससे पहले हमने दो डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किए, पॉइजन एंड बायनॉमियल, जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर बेस्ड थे, लेकिन ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पर बेस्ड है। तो देखिए, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज ए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज ऑल्सो अ लिमिटिंग केस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पॉइजन हमारा एक लिमिटिंग केस था, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा एक लिमिटिंग केस है, जहाँ हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स n है दिस इज वेरी लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसे आप p से डिनोट करते हैं, दिस इज वेरी क्लोज टू हाफ, मीनिंग p इज वेरी क्लोज टू हाफ। तो जब इस तरह की प्रोबेबिलिटी है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तब हम वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। और इसके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आगे काफ़ी यूज़ हैं, जो आगे आप स्टडी करेंगे, फर्दर स्टडी कहीं भी करते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आगे भी यूज़ होगा। तो हम आगे देखते हैं कि हम यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आपने एक रैंडम वेरिएबल कहा x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर म्यू सिग्मा स्क्वायर, म्यू इज मीन, आप सब नोन है, जहाँ म्यू आप डिनोट करते हैं दिस इज मीन, एंड सिग्मा स्क्वायर दिस इज वेरिएंस, दिस इज वेरिएंस। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ हमारे पास दो पैरामीटर हैं, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, तो दिस इज टू पैरामीटर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर यूज होते हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आप जो प्रोबेबिलिटी लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज fx 1/√2 पाई सिग्मा, सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन है, e रेज टू द पावर -12 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ये जो रैंडम वेरिएबल x है ये आपकी वैल्यू -∞ टू +∞ तक ले सकता है, इसीलिए क्योंकि देखिए इंटरवल के बीच में वैल्यू लाई करती है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है एंड दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और वी कैन से पीडीएफ। तो पीडीएफ फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर नॉर्मल के लिए याद रखेंगे, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जहाँ म्यू और सिग्मा क्या डिनोट करते हैं, ये पैरामीटर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वेयर म्यू इज मीन एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम आते हैं कि जो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने का काम करते हैं, आप इस लेक्चर के लिए जो रैंडम वेरिएबल पर बेस्ड लेक्चर था उसको अगर आपने देखा है तो आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आएगा कि हम यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कॉन्टिन्यूस में, जब भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कर्व। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है इसे आप बोलते हैं दिस इज नॉर्मल कर्व, और ये जो नॉर्मल कर्व होता है ये बेल शेप्ड रीजन होता है, दिस इज बेल शेप्ड रीजन, आप यहाँ देख भी सकते हैं दिस इज बेल शेप्ड रीजन, और दिस इज नॉर्मल कर्व, आप इसे बोलते हैं नॉर्मल कर्व। अब इस नॉर्मल कर्व में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो नॉर्मल कर्व है दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन, सिमेट्रिकल अबाउट मीन, कि आपके पास ये जो लाइन डिनोट करती है दिस इज मीन, सिमेट्री अबाउट मीन, मीनिंग मीन के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड कर्व सेम है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये जो आपका बेल शेप्ड रीजन है, मीन मोड मीडियन तीनों कॉन्साइड करते हैं, मतलब इसी लाइन पर आपके मीन भी है, मॉड भी है, मीडियन भी है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा मीन मॉड मीडियन कॉन्साइड करेगा। तो हमें कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि ये बेल शेप्ड रीजन होता है, सिमेट्रिकल अबाउट मीन होता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा इस कर्व के
अंडर जितना ये जो हमारा एरिया है, जितना भी हमने यहाँ एरिया शेड किया, एक साइड मैंने ऑरेंज कलर से किया है, देन ये रेड कलर से कर रही हूँ, ये जो हमारा टोटल एरिया है, ये जो टोटल एरिया होता है, दिस इज 1 टोटल एरिया। अब मैंने ये कहा कि ये जो मीन है, इस मीन के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है, तो मीन के अगर मैं राइट साइड चलूँ तो जस्ट हाफ हो गया। तो इस जो मैंने रेड कलर का ये रीजन शेड किया है, तो जो इसका एरिया आ गया, दिस एरिया इज 0.5। और जो अगर आप लेफ्ट साइड का एरिया देखें, ये एरिया भी आपके पास कितना होगा, 0.5। तो टोटल एरिया यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, दिस इज 1। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, वो अभी आपने एक फॉर्मूला लर्न किया, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा ई रेज टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन वैलिड प्रोबेबिलिटी वैलिड पीडीएफ जब कहलाता है जब वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये आपको रैंडम वेरिएबल के वीडियो में भी मिलेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आपके पास पीडीएफ है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू 1। जब हम डिस्क्रीट पढ़ते थे तो यहाँ समीशन आ जाता था, कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन है। अब ये चीज़ क्या डिनोट करती है, ये जो आपके पास पार्ट है ये डिनोट करता है, हमारे पास एरिया को डिनोट करता है। तो मीनिंग एरिया अंडर द कर्व शुड बी इक्वल्स टू 1। और यही मैंने आपको बताया है कि यहाँ जो कर्व बनता है बस वो बेल शेप्ड रीजन है, और इसीलिए आप कहते हैं, क्योंकि ये वैलिड पीडीएफ है, इसीलिए आप इसे कहते हैं कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी हैं। ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो बेल शेप्ड रीजन है विच इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन, मीन मोड मीडियन ऑन साइड, एंड टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। अब हम आते हैं कि ये जो हमने अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब कहलाएगा, या हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब कह सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं। तो देखिए इसकी कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पर एक हमने रैंडम वेरिएबल z लिया, दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मीन इज 0 एंड वेरिएंस इज 1। अगर मीन 0 और वेरिएंस आप 1 ले रहे हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ पर आप जो z लेते हैं, z इज डिफाइंड x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, क्योंकि देखिए अभी आपने यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो हमने एक वेरिएबल लेट किया है, दिस इज z। अब मैंने इसमें एक कंडीशन दी कि वेयर मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास बन जाएगा, दिस इज एफ जेड इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा इज 1 ई रेज टू द पावर माइनस हाफ, एंड दिस इज जेड स्क्वायर। तो दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो हम क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करते हैं, कन्वर्टेड इनटू z। तो जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेंगे। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप इसे x वेरिएबल को z में कन्वर्ट कर लेते हैं इन दिस कंडीशन, तो आप इजीली काम कर सकते हैं। और जो आपके पास अभी आपने बेल शेप्ड रीजन पढ़ा, ये जो आपके पास बेल शेप्ड रीजन है, तो अभी आपसे कहा था दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन। मीन तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ मीन अगर आप 0 कह रहे हैं तो ये जो आपके पास वैल्यू होगी, दिस z इक्वल्स टू 0। दिस इज z माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड दिस फंक्शन इज एफ जेड, एंड टोटल एरिया अंडर दिस कर्व, दिस equals to 1. So total area equals to 1. Now अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसको डिनोट करेगी, एरिया अंडर द कर्व।
तो याद रखिए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये किसके इक्वल आता है, एरिया अंडर द कर्व। अब अंडर द कर्व कौन से पार्ट का एरिया लेना है, किस पोर्शन का एरिया लेना है। तो देखिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रैंडम वेरिएबल z की, आपने ले लिया z1 से लेकर z2 तक, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं z1 से लेकर z2 तक, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया, तो ये इंटीग्रेशन के बाद क्या देगा, तो ये एरिया ही देगा। एरिया कहाँ से कहाँ तक का लाई करेगा, तो ये जो एरिया होगा दिस इज एरिया अंडर द कर्व बिटवीन z equals to z1 and z equals to z2। अब इसे डिनोट करके दिखाती हूँ कि ये क्या शो कर रहा है। ये इस तरीके से शो कर रहा है कि मान लीजिए ये आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है, दिस इज z equals to 0, और आपने कहा z1 z2, मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि जो आपके पास ये जो मान लिया कि ये z1 है, दिस इज z equals to z1, और ये आपके पास आ गया z equals to z2। तो इसका मीनिंग इतने पोर्शन का ये जो एरिया है यही आपके पास क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। अब आपको ये चीज़ क्लियर है कि ये एरिया अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ नॉर्मल टेबल दी जाती है, तो हम ये एरिया निकालते हैं बाय यूजिंग टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल बाय यूजिंग टेबल। तो कभी कभी तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये टेबल की वैल्यू डायरेक्टली प्रोवाइड करा दी जाती है, और अगर हमें प्रोवाइड नहीं भी कराई जाती तो जब कभी हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम वहाँ पर डिमांड कर लेते हैं कि हमें नॉर्मल टेबल प्रोवाइड करा दी जाए, तो हम टेबल की हेल्प से ये एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट लेती हूँ जो आगे आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। जैसे आपको मान लीजिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैं एक ये देती हूँ कि मान लीजिए आपने ले लिया कि आपको जो प्रोबेबिलिटी लेनी है वैसे z0 से लेकर z1 तक की लेनी है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मीनिंग ये प्रोबेबिलिटी क्या शो करेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो आप इस तरह से एक कर्व को ड्रॉ करेंगे। आपने कहा 0 से z1 तक पॉजिटिव लिया, दिस इज z इक्वल्स टू 0, और ये आपने मान लिया z इक्वल्स टू z1। तो अब आप प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं, इसका मीनिंग ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो जितना भी एरिया इसके बीच में आएगा, एरिया कहाँ से कहाँ तक, ये एरिया आएगा z इक्वल्स टू 0 से लेकर z इक्वल्स टू z1 तक के बीच का एरिया, ये आपका आंसर होगा जो मुझे डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगा। और अगर यही आपसे कह दिया जाए कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लीजिए ये कह दे कि दिस इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर z1 तक, ये आपसे कह दे, तो इसका मीनिंग क्या है, माइनस इन्फिनिटी से z1 तक, और z1 जो आपके पास ये पॉजिटिव अगर आपको कह दिया जाए, मान लीजिए ये आपके पास ये आपने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, अब आपने कहा z, ये मान लीजिए आपने z1 मान रखा है, दिस इज z1, और उसने कहा माइनस इन्फिनिटी से लेकर z1 तक, तो माइनस इन्फिनिटी तो ये है, z1 ये है, मीनिंग ये सारा एरिया कवर करेगा, ये प्रोबेबिलिटी होगी, ये एरिया चाहिए। तो इसका आप काम किस तरह से करेंगे, इसका काम करने का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये याद रखिए जो बिल्कुल ऊपर डिस्कस किया था, कि ये आपके पास जो टोटल एरिया है ये 1 है। अगर ये 1 है तो ये जो हाफ एरिया है, ये जो हाफ एरिया है, ये एरिया किसके इक्वल होगा, 0.5 के इक्वल होगा, और ये जो आपके पास ये हाफ एरिया है ये आपके पास भी 0.5 के इक्वल होगा। तो इतना अगर कॉन्सेप्ट हर बार माइंड में रखेंगे तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर मुझे इस रीजन में एरिया निकालना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एरिया आप किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए इतने पार्ट का तो आपको एरिया पता है, जिसे आपने, मैं ब्लू से डिनोट करती हूँ, इस पार्ट का एरिया तो आपको पता है, ये तो है 0.5। इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो 0.5 में आपको ऐड करना होगा ये एरिया जो आपके पास राइट साइड बचा, ये एरिया जो आपके पास बचा है वो बचा है 0 से लेकर z1 तक का। 0.5 में अगर आप इतना एरिया ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा, और ये एरिया आपको मिलेगा टेबल से।
तो देखिए अब टेबल में आप एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक टेबल मैंने यहाँ पे इंसर्ट की हुई है। इस टेबल के अंदर इस ग्राफ को ध्यान रखिए। जब भी आप टेबल देख रहे हैं तो ये ग्राफ देखिए, ग्राफ कौन से पार्ट का एरिया शो करता है। ये शो करता है 0 से स्टार्ट करके Z, मतलब पॉजिटिव साइड का एरिया शो कर रहा है, नेगेटिव का नहीं, पॉजिटिव का। और 0 से स्टार्ट करके Z तक का एरिया शो करता है। तो अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 0 से लेकर Z1 तक का एरिया चाहिए, तो मुझे Z1 की वैल्यू इस कॉलम के अंदर सर्च करनी होगी। कॉलम में सर्च करके आप इसका अकॉर्डिंग इजीली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसका जो भी मैं यूज़ करूँगी आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करने जा रही हूँ कि एरिया इसी टेबल की हेल्प से हम निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, बस जब भी आप टेबल यूज़ करें तो ये देख लीजिएगा कि एरिया उसने कौन सा शेडेड किया हुआ है। यहाँ पर आते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में है इफ x इज अ नॉर्मल वेरिएट विद मीन 80। अब इतना उसने दे दिया कि मीन 80 है। मीन का मीनिंग म्यू की वैल्यू उसने 80 प्रोवाइड करा दी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। स्टैंडर्ड डेविएशन 10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। उसने कहा नॉर्मल वेरिएट है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। और प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है रैंडम वेरिएबल x इज लेस देन इक्वल्स टू 100। ये उसने हमसे वैल्यू पूछी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसे z वेरिएबल में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो z का सब्स्टिट्यूशन याद रखिए x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा में अब आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करिए। उसने कहा x इज लेस देन इक्वल्स टू 100। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 100 पुट कर लें तो ये वैल्यू आपके पास z में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज 100 माइनस म्यू इज 80 अपॉन सिग्मा इज 10। दिस इज 20 by 10 मीनिंग 2। तो अगर x 100 है तो ये z की वैल्यू x इक्वल्स टू 100 अगर है तो z उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 2 है। तो क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कहता है, उस क्वेश्चन ने कहा कि अगर p x इज लेस देन इक्वल्स टू 100 है तो ये प्रोबेबिलिटी होगी वेयर z इज लेस देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि आपने 100 को किस में कन्वर्ट कर लिया, z वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है z इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप एक नॉर्मल कर्व को ड्रॉ करेंगे। आप हर क्वेश्चन में यही करेंगे, हर बार आप एक नॉर्मल कर्व को आपने ड्रॉ किया। नॉर्मल कर्व को ड्रॉ करने के बाद ये आपके पास z होगा, दिस इज fz। और ये पॉइंट आ गया z इक्वल्स टू 0। z इक्वल्स टू 0 मतलब म्यू की वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड में आपको पता है 0 ही रहती है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, अब अपनी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। मुझे चाहिए z इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो पॉजिटिव साइड में आप मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो z इक्वल्स टू 2 का है और ये लाइन ड्रॉ कर लिया। उसने कहा लेस देन इक्वल्स टू 2, तो लेस देन इक्वल्स टू 2 का रीजन शेड कर दिया। ये सारा रीजन आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 2 में रहेगा। तो ये मुझे पूरी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, दिस कंप्लीट। ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये रीजन चाहिए। तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 का मीनिंग जो आपके पास एरिया है, मैं लिख देती हूँ। ये कौन सा एरिया कवर कर रहा है, एरिया बिटवीन कहाँ से कहाँ तक का, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक का। z इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर z इक्वल्स टू 2 तक का, ये सारा एरिया जितना आप निकालेंगे वो आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसे मैथमेटिकल टर्म में लिखें या हम इसे किस तरह से ब्रेक करें, तो अभी आपको बताया कि जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया आपके पास हमेशा कितना है, 1 है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ, इस रीजन की बात करूँ, तो इस रीजन का आपके पास ये एरिया कितना है, ये है 0.5। अब निकालना कितना है, निकालना जो आपको है वो एरिया आपको निकालना है। ये हम शेड करते हैं, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग टेबल दिस। तो दिस हमने इसको डिनोट कर लिया। चलिए सबसे पहले मैथमेटिकली डिनोट करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक का एरिया, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का एरिया। अब इस एरिया के अंदर ऐड कर दिया 0 से लेकर 2 तक का एरिया, ये आपने ऐड कर दिया। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का एरिया तो 0.5 आपको पता है।
अब 0 से 2 तक का एरिया, मीनिंग 0 से 2 तक के एरिया के लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं टेबल पर लेकर आती हूँ। ये देखिए 0 से 2 तक जाना है। तो अब आपके पास इस टेबल में आप देखिए ये 0 से Z लिखा है, 0 से Z। अब ये Z की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये 2 है। तो आप यहाँ पर अपने इस Z के कॉलम में 2 सर्च करिए। आप 2 पर सर्च करते करते देखिए ये आ गए, दिस इज 2, और सिर्फ 2 ही लेना है, 2.00। तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है 0.00, तो इसे कंबाइंड करके पढ़ें तो 2.00, ये वैल्यू आ गई 0.4772। तो 0.4772 आपने इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी, प्लस का 0.4772, ये वैल्यू आपने पुट कर दी और दोनों को ऐड कर दीजिए। दिस इज 0.9772, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आप इजीली टेबल की हेल्प से अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आप एरिया करेक्टली देखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए क्वेश्चन में, इसी एक क्वेश्चन के अंदर आपको सारे तरीके के एरिया निकालने आ जाएंगे। इस सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ produce the following result. Average length of life is 12 and standard deviation is 3 hours. Assuming the data to be normally distributed, कह दिया उसने normally distributed है, what percentage of battery cells are expected to have the life? आपको percentage निकालनी है। First, कितने ऐसी percentage battery cells हैं जिनकी life more than 15 hours है? ऐसे कितने percentage of battery cells हैं जिनकी लाइफ लेस देन 6 आवर्स है? और ऐसे कितने परसेंटेज बैटरी सेल्स हैं जिनकी लाइफ 10 to 14 आवर्स है? आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें यहाँ उसने मीन x बार कह रहा है, मीन की वैल्यू 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3 प्रोवाइड करा दी, और ये कहा कि डेटा कैसा है, डेटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर आपको किस तरह से काम करना है, देखिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको बैटरी सेल की लाइफ निकालनी है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट जो x है, x बी द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ बैटरी सेल। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कहता है कि ऐसी कितनी परसेंटेज बैटरी सेल है जिनकी लाइफ मोर देन 15 आवर है। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जिनकी लाइफ एक्स अगर हमने लेंथ ऑफ लाइफ मानी है, ऐसे कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है जिसकी लाइफ मोर देन 15 आवर है, मीनिंग एक्स इज ग्रेटर देन 15 है। ये आपसे उसने प्रोबेबिलिटी पूछी। तो जब भी हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पे काम करते हैं तो z वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 15 है इसको z वेरिएबल में कन्वर्ट करती है। 15 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 3, दिस इज 3 by 3, दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मीनिंग है ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, वेयर z इज ग्रेटर देन 1। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन आ गया z इज ग्रेटर देन 1 का। अब इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले नॉर्मल कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये आप नॉर्मल कर्व आपने ड्रॉ किया और ये आपके पास z, दिस इज fz एंड दिस पॉइंट इज z इक्वल्स टू 0। उसने कहा 1 का एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ये आपने कहा z इक्वल्स टू 1। वो एरिया शेड कर दीजिए अपने रीजन में जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। ग्रेटर देन 1 कहता है तो ग्रेटर देन 1 में आपके पास ये सारा एरिया होगा, दिस इज ग्रेटर देन 1, ये आपके पास एरिया होगा। ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, हम टेबल में देखें, हमें जो टेबल एरिया देता है वो 0 से स्टार्ट करके z तक का एरिया देता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको काम किस तरह से करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू हाफ पार्ट का टोटल एरिया, मीनिंग 0 से लेकर इंफिनिटी तक का ये जो आपके पास टोटल एरिया है ये 0.5 है। तो इस 0.5 में से, इस टोटल एरिया में से
मैं रीजन शेड करती हूँ, अगर उस रीजन को मैं माइनस कर दूँ तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। इसका मीनिंग कहने का ये है कि अगर मैं 0.5 में से ये एरिया माइनस कर दूँ, दिस एरिया माइनस कर दूँ, तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा जो रेड से शेड किया है मैंने। तो इसे हम लिखेंगे कैसे कि जो टोटल एरिया हम ले रहे हैं 0 से इन्फिनिटी तक का, 0 से इन्फिनिटी तक का ये एरिया लिया, उसमें से आपने माइनस कर दिया एरिया 0 से 1 तक का, मीनिंग 0 से 1 तक। अब 0 से इन्फिनिटी तक हाफ एरिया है 0.5, इसमें से माइनस करोगे 0 से 1, और ये जो आपके पास एरिया है 0 से 1 तक का, ये आपको टेबल की हेल्प से मिलेगा। तो टेबल पर मूव करते हैं। तो देखिए टेबल पर हम आ गए। टेबल पर जब आप यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद सो z इक्वल्स टू 1 पर, इसके लिए टेबल पर मूव कर रहे हैं। चलिए टेबल पर आ जाते हैं। तो टेबल पर आप देखेंगे z इक्वल्स टू 1, 1 को आपने सर्च किया, ये रहा आपके पास 1। अब इसके बाद फर्स्ट कॉलम है ये वाला 0.00, तो मतलब मुझे तो 1 पर ही देखना है, z इक्वल्स टू 1 पर देखना है, तो 1.00। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई, ये आ गई 0.3413। ये वैल्यू हमने अपनी पुट कर दी, दिस इज 0.3413। ये आपने वैल्यू डाल दी 0.3413, सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 7 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 1, 0.1587। अब उसने परसेंटेज पूछा, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 15.87%। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते सेकेंड पार्ट। उसने कहा कि लेस देन 6 आवर्स, इतनी परसेंटेज निकालिए जिनकी एवरेज लाइफ लेस देन 6 आवर्स है। तो लेस देन 6 आवर्स कह रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं, एक्स डिनोट कर रहा है लाइफ को, और लेस देन 6 आवर्स, लेस देन 6 आपने ये बनाया, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। फिर से आप z वेरिएबल कन्वर्ट करिए, z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। आपके पास ये 6 है, तो ये x की वैल्यू आपने 6 रखी, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दी गई है 12 अपॉन सिग्मा इज 3, तो माइनस का 6 अपॉन 3 मीनिंग माइनस का 2। तो देखा जाए तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है z इज लेस देन -2। ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, z इज लेस देन -2। इसके लिए आपने फिर से एक कर्व को ड्रॉ किया, ये नॉर्मल कर्व आपने ये ड्रॉ कर दिया, और इस कर्व पर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लेते हुए आप इस रीजन को शेड करेंगे। ये आपके पास आ गया z, दिस इज एफ जेड एंड दिस z इक्वल्स टू 0। मान लीजिए -2 का ये पॉइंट है, z इक्वल्स टू -2। उसने कहा लेस देन, तो लेस देन वाला रीजन अगर आप शेड करें, तो लेस देन वाला जो मेरे पास रीजन होगा, वो रीजन मेरे पास ये होगा, ये रीजन मुझे फाइंड आउट करना है, दिस रीजन। अब ये रीजन फाइंड आउट करना है, तो इसका मीनिंग मुझे ये एरिया रिक्वायर्ड है। ये एरिया अगर रिक्वायर्ड है, तो देखिए आपको स्टार्टिंग में बताया कर्व इज सिमेट्रिकल, मुझे लेफ्ट साइड का एरिया चाहिए। सेम अगर मैं बात करूँ तो ये तो मुझे एरिया राइट साइड भी मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये z इक्वल्स टू 2 का पॉइंट है, दिस इज 2 का पॉइंट है, तो ये एरिया मेरे इस एरिया के इक्वल भी होगा जो मैं ब्लैक से शेड कर रही हूँ। अब क्योंकि मुझे टेबल जो देती है एरिया, वो पॉजिटिव साइड का देती है, राइट साइड का देती है, तो मेरे पास जो एरिया निकालना है, इस पार्ट का जो एरिया निकालना है, वही एरिया मेरा इसके भी इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी वेयर z इज ग्रेटर देन 2। ये प्रोबेबिलिटी मेरी इक्वल होनी चाहिए z इज ग्रेटर देन 2 के। तो अगर ये z ग्रेटर देन 2, कैसे निकालेंगे, टोटल हाफ, जितना ये हम लेके चल रहे हैं हाफ, ये मेरे पास है 0.5, में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी z इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 तक की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर देंगे, तो दिस इज 0.5 माइनस। अब 2 तक की प्रोबेबिलिटी फिर से आप अपनी टेबल से देख सकते हैं। आप टेबल पे पहुंच गए,
इस बार आपको 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है। तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखने के लिए आप z इक्वल्स टू 2 पर है, आगे 0.00 देखें तो z के कॉलम पर आपने 2 को सर्च कर लिया, ये रहा आपके पास 2, 0.00 0.4772। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई दिस इज 0.4772 और आपने ये वैल्यू अपनी पुट करी 0.4772। सब्ट्रैक्ट किया, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इस प्रोबेबिलिटी में क्योंकि उसने परसेंटेज पूछा है तो जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो आ गया 2.28%। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में हम देखिए उसने कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछी है। थर्ड पार्ट में उसने पूछा है एक बिटवीन 10 to 14 आवर्स, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको बिटवीन 10 to 14 आवर्स। 10 to 14 आवर्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप 10 और 14 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आपने लिया z1 ले लेते हैं, जहां पर हम x की वैल्यू जो पुट कर रहे हैं दिस इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x की वैल्यू आपने 10 पुट करी, दिस इज 10 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइड कराई गई है 12 डिवाइडेड बाय 3 मीनिंग माइनस का 2/3, तो ये वैल्यू 0.67 माइनस का। इसी तरह से z2 दूसरा वेरिएबल ले लिया x माइनस म्यू ओवर सिग्मा और x की वैल्यू इस बार आपने 14 पुट कर ली, सो 14 माइनस 12 अपॉन 3, तो दिस इज 2 अपॉन 3 मीनिंग 0.67, ये वैल्यू आ गई। तो देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है माइनस के 0.67 से लेकर 0.67 तक की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो ये आपके पास z1 z2 आ गया। अब आप फिर से एक नॉर्मल कर्व को ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कर्व ड्रॉ करने के बाद जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है जो चाहिए वो रीजन को शेड कर लें। तो ये आपने नॉर्मल कर्व ड्रॉ किया, दिस इज z इक्वल्स टू 0 एंड x नहीं, दिस इज z एंड fz। सबसे पहले 0.67 लेते हैं, मान लीजिए 0.67 आपके पास ये आ गया 0.67, ये हमने लिया हुआ है z2 और माइनस का 0.67 ये आपके पास आ गया, ये हमने लिया हुआ है z1। ये दोनों पॉइंट आपने मार्क किए। उसने कहा प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी अगर इन दोनों के बीच में पूछी जा रही है तो इसका मीनिंग वो कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उस रीजन को आप शेड करेंगे। कौन सा रीजन होना चाहिए दोनों के बीच में पूछा है, तो ये रीजन आपको निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए फिर से एक चीज याद रखिए, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। तो इसका मीनिंग मैं लिख सकती हूँ, ये एरिया में डबल कर सकती हूँ। अगर मैं 2 से लेकर 0.67 तक का एरिया मार्क कर दूं, मैंने सिर्फ इतना एरिया निकाल लिया, 0 से लेकर 0.67 तक का ये एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया और इस एरिया को आप क्या कर दें, डबल कर दें। तो आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं, आपने इसे बनाया ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेकर 0.67 तक की, सो दिस इज ट्वाइस इनटू। अब प्रोबेबिलिटी 0 से 0.67 तक की चाहिए, 0 से 0.67 तक की। टेबल पर पहुंचते हैं, 0.67। अब देखिए टेबल में कैसे सर्च करेंगे 0.67। सबसे पहले z के कॉलम पर 0.6 तक आते हैं, z के कॉलम पर आ गए आप 0.6, आपने मार्क किया, ये रहा मार्क किया, लेकिन चाहिए 0.67, तो नेक्स्ट आपको जाना होगा 0.07। 0.07 ये आप आ गए 0.07, तो ये आपके पास आ गया 2.2486। ये वैल्यू आपको मिल गई 0.2486 और आपने ये वैल्यू पुट कर दी 0.2486, सो मल्टीप्लाई 0.4972 और आंसर परसेंटेज में देना है, सो 49.72%। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम एरिया किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी के बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45, मतलब 45 के अंडर 45 कह रहा है
31%, उसने परसेंटेज में कहा है 31% आइटम है जो अंडर 45 है एंड 8% आर ओवर 64। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको म्यू और सिग्मा निकालना है। इट इज गिवन दैट एफ टी 1/√2 पाई 0 से t e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो देखा जाए ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, जहाँ पर हम क्या लिखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारे पास जो कर्व आते हैं, अभी आपने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़ी थी x के टर्म्स में 1/√2 पाई सिग्मा e रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था, जहाँ पर आपने इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया था z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक पर्टिकुलर कंडीशन में म्यू 0 था और सिग्मा की वैल्यू 1 थी, तो ये डेफिनेशन वहीं से कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें उसने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या दिया, f 0.5 is 0.19 and f 1.4 is 0.42। तो ये डेफिनेशन शो क्या करती है, डेफिनेशन शो करती है एरिया अंडर द कर्व। अगर f 0.5 की वैल्यू 0.19 दी है तो इसका मीनिंग एरिया अंडर 0.5 तक जो एरिया की वैल्यू है 0.19 मीनिंग प्रोबेबिलिटी है ये, और ये भी 0.42 ये भी एरिया का आंसर है, मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी उसने दी है, क्योंकि जो भी एरिया है वो शो करता है प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप जानते हैं कि z आप क्या लेके चलते हैं, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेकर चलते हैं, जिसने कहा 31% आर अंडर 45। फर्स्ट लाइन उसने यूज करी 31% अंडर 45, ये यूज किया, इसका मतलब वो इस चीज को कह रहा है दिस इज एरिया, 31% एरिया है अंडर 45। तो किस तरह से एक नॉर्मल कर्व को आप ड्रॉ करिए, ये आपने नॉर्मल कर्व ड्रॉ किया दिस, इस नॉर्मल कर्व में आपने मान लिया कि ये जो आपके पास है, ये आप मान के चल रहे हैं कि ये आपके पास जो x की वैल्यू है 45 है एंड एरिया अंडर 45 इज 31%, ये 31% है, इतना एरिया 31% है। अगर ये एरिया 31% है तो इसका मीनिंग कितना हो गया, ये हो गया 0.31, दिस इज 0.31। अब x की वैल्यू अगर 45 है, ये आप x 45 ले रहे हैं, तो अगर मैं x की वैल्यू 45 ले लूँ तो आप z1 क्या लिखेंगे, मान लीजिए भाई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग z1 है, तो z1 क्या लिखेंगे 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो क्वेश्चन में उसने म्यू और सिग्मा ही पूछा है, जिसमें उसने आपको प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करा दी है, दिस इज 0.31, ये वो उसने प्रोबेबिलिटी आपको दे दी। अब ये प्रोबेबिलिटी किस रीजन की उसने आपको दी है, उसे लिख लीजिए, जो भी दिया है उसने दिया है प्रोबेबिलिटी z वेरिएबल जो आप ले रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक की, z1 तक की, ये प्रोबेबिलिटी उसने प्रोवाइड करा दी, दिस इज 0.31। अब ये 0.31 उसने अगर प्रोवाइड करा दिया, मैं सिंपल सा एक आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई हाफ की जो एरिया होता है वो 0.5 होता है, 0.5 ये पूरा एरिया 0.5 होगा, चाहे राइट साइड बात करूँ या लेफ्ट साइड बात करूँ, तो हाफ एरिया कितना है 0.5 है। तो जिसे मैंने अभी आपको येलो से शेड करा, तो ये एरिया कितना रह जाएगा 0.5 में से 0.31 माइनस कर दो। तो इसका मीनिंग क्या है, ये एरिया आप किस तरह से निकाल सकते हैं, ये जो आपके पॉइंट है वो 0 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए 0 से लेकर 0 और z1 के बीच की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप कहेंगे 0.5 में से 0.31 माइनस कर दिया, हमारे पास एरिया आ जाएगा, भाई हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका मीनिंग आप बस इसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर, आप इसे लिखेंगे, चाहे मैं इस एरिया की बात कर लूँ या राइट साइड के एरिया की बात कर लूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने कहा z1 मैंने नेगेटिव में लिया है, z1 से लेकर 0 तक इतना एरिया कितना हो गया 0.5 माइनस का 0.31, ये आपके पास आ गया पॉइंट का 19, ये आपके पास रीजन आ जाता है। z1 से 0 तक का। नेक्स्ट अब आप चलते हैं कि आपके पास
देखिए कुछ वैल्यू इसमें दी हैं। क्या वैल्यूज इसके अंदर दी गई हैं? इसने कहा, एक इसने टर्म यूज करी f.5। इसने कहा f 0.5 इक्वल्स टू 0.19। ये आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मीनिंग अगर 0.19 जो एरिया है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? 0.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। लेकिन आप ये Z1 ले कहाँ रहे हैं? आप Z1 ले रहे हैं नेगेटिव साइड। तो Z1 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आ गई? माइनस का 0.5। ये आपके पास आ गया Z1 की वैल्यू। अब ये Z1 आपने अगर माइनस 0.5 ले लिया तो आप इसे यूज कर लीजिए। तो Z1 आ गया माइनस का 0.5 इक्वल्स टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, दिस इज म्यू माइनस का 0.5 सिग्मा इक्वल्स टू 45। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे उसने ये कहा, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, 8% आर ओवर 64। अब यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास x है 64, तो ये जो एरिया है ओवर 64 कह रहा है, ये एरिया उसने प्रोवाइड करा दिया, दिस इज 8%। 8% का मीनिंग ये हो गया पॉइंट का 08। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे अब इसे x के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, ये Z2 है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भाई आप 0 से लेकर Z2 तक का एरिया बता दो, तो ये फिर से सिंपल है। भाई टोटल एरिया राइट साइड का कितना है? 0.5। ये एरिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 0.5 में से 0.08 माइनस कर दीजिए। तो जो आपसे रिक्वायर्ड में एरिया पूछ रही हूँ वो आप मुझे इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग जो आपके पास एरिया आया वो 0 से लेकर Z2 तक का एरिया आ जाएगा 0.5 माइनस 0.08। तो ये आपके पास आ गया 0.42। अब क्वेश्चन में उसने एक टर्म और यूज कर ली 1.4, ये दिया गया है दिस। तो इसका यूज कर लीजिए। उसने कहा कि f 1.4 की वैल्यू उसने दी 0.42, मीनिंग अगर प्रोबेबिलिटी या एरिया 0.42 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास z है वो 1.4 है। तो यहाँ उसने ये z2 की वैल्यू दे दी कि ये 1.4 है। इसे आपने फॉर्मूले में पुट किया तो Z2 क्या लिख रहे हैं? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये उसने दे दिया 1.4। और x किसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिया है? x की वैल्यू उसने 64 कही है, दिस इज 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन बना ली। तो इक्वेशन क्या बनकर आ गई? दिस इज म्यू प्लस 1.4 इंटू सिग्मा इक्वल्स टू 64, इक्वेशन नंबर 2। देखिए दो इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो गई। फर्स्ट इक्वेशन म्यू माइनस का 0.5 सिग्मा इक्वल्स टू 45, ये आ गया। और सेकेंड इक्वेशन म्यू प्लस 1.4 सिग्मा इक्वल्स टू 64, एक इक्वेशन ये आ गया। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। नेगेटिव दिस आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँ तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, दिस सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज माइनस का 1.9 सिग्मा इक्वल्स टू माइनस का 19, ये कैंसिल, सिग्मा की वैल्यू 10। सिग्मा अगर 10 है तो म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन यूज कर लीजिए। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन का यूज करके निकाल रहे हैं तो ये म्यू आपको मिल जाएगा, दिस इज 50। तो इसकी हेल्प से देखिए जो उसने आपको दिया था, दो वैल्यू उसने टेबल की जरूरत नहीं पड़ी, उसने दो वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी कि इन दोनों वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एरिया दे दिया गया आपको। इसकी हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर पाए। बस आपको ये देखना है एरिया कहाँ से कहाँ तक का वो कह रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में काम कैसे करना है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।